आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं एक कॉमेडी कहानी। इसका नाम है शकूर भाई नहीं रहे। इसे लिखा है मैंने। चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी क्या है? क्या है? अभी बैठे हैं कौताड़ से गिर जाए पीछे, खत्म। अरे आजकल भरोसा है किसी की जिंदगी का? आदमी मार प्लान वैन बनाया रहता है, नवंबर में नैनीताल जाएंगे, फरवरी में गोवा जाएंगे, अगले साल गांव वाली जमीन का बंटवारा करा के मालदीव्स घूमेंगे। अरे भैया, यहाँ सांस ऊपर जाती है तो नीचे आएगी कि नहीं, इसका भरोसा नहीं होता है। अब जैसे उसी दिन का किस्सा ले लीजिए। शकूर भाई हमारे मोहल्ले में रहते थे, अच्छे खासा आदमी थे। ये लहीम शहीम शहर में 3 बर्फ के कारखाने थे उनके, अच्छी खासी मिल्कियत थी, रोज दुआ सलाम होती थी। वे एक सुबह उठे तो पता चला कि नहीं रहे, खत्म हो गए। हमारे पड़ोसी थे, सड़क किस तरफ हमारा घर था उस तरफ उनका घर था, ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। अरे बकरीद में पूरी रान बेचते थे हमको, वो भी चांदी का वर्क लगा के। खैर अब नहीं रहे बेचारे, अफसोस तो हमको हुआ। पर वो गालिब ने कहा है ना कि किसी की मौत का गम वो मनाए जिसे खुद मौत ना आनी हो। अब भाई मरना सभी को है। आज शकूर साहब गए हैं, कल हम जाएंगे, परसों आप मतलब एग्जैक्टली परसों ही नहीं, मतलब कभी भी जाना तो है ही ना। तो भाई सुबह सुबह शकूर साहब का जाना बड़ा दिल दुखा गया भाई। हमने अपनी बालकनी पे पड़ा हुआ पर्दा खिसकाया तो देखा कि शकूर भाई के घर के बाहर लाल वाली प्लास्टिक की कुर्सियां लगी हुई हैं। अच्छा, वो लाल वाली कुर्सियां बड़ी खतरनाक लगती मुझे। किसी भी घर के बाहर कभी दिख जाती ना 4-5 रखी हुई प्लास्टिक वाली लाल कुर्सियां, तो दिल एकदम से धक से हो जाता है। खैर तो हमने देखा कि कुर्सियां लगी हुई हैं, ऊपर कनाते सजी हैं, कुछ खास रिश्तेदार खड़े हुए थे और कुछ आने वालों को रास्ता समझा रहे थे। अरे अरे वही नीचे की तरफ से पुलिया कटी है। हाँ बस 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 वहीं से निकल जाना। अमा नहीं यार, उधर कहाँ चलेगा, इधर से तालाब के किनारे बौखा लो क्या यार, तीसरी गली है। हाँ चौथा मकान, चौथी गली तीसरा मकान नहीं, तीसरी गली चौथा मकान। आओ हम खड़े हैं। मुझे लगा कि नीचे मातम पुरसी में शामिल होना चाहिए। मैं नीचे आया। सामने वाले ठेले पर मोती भाई खड़े हुए थे, जो शाम को घर के बाहर गोलगप्पे का ठेला लगाते थे और दिन भर उसकी तैयारी करते रहते थे। मैंने देखा कि वो मटर उबाल रहे थे, पानी में मिलाने के लिए चटनी भी बना रहे थे। मैं वहां पे पहुंचा। अम्मा गजब कर रहे हो यार, मैंने कहा। सामने मौत हो गई, तुम चटपटा पानी बना रहे हो। बोले अब क्या करें भैया, काम तो करेगा पड़ी। मैंने पूछा अच्छा कितने बजे? ये सुबह 4:15 का टाइम रहा होगा। आवाज आई, अरे नहीं रहे शकूर भाई, नहीं रहे। वो सब पड़ोसी सब चिल्लाते रहे। कहते हुए मैं आगे बढ़ गया और जाकर मरहूम शकूर भाई के घर के सामने खड़ा हो गया, जहां तंबू कनात लगी थी और चाय का दौर चल रहा था। शकूर साहब वैसे आदमी अच्छे थे, 1-2 बार उन्होंने मेरी बड़ी मदद भी की। एक बार हुआ ऐसा कि नुक्कड़ पर रहने वाले अंसारी साहब से मेरी कहासुनी हो गई। मामला बस जरा सा था। असल में जिस मकान में इस वक्त अंसारी साहब रहते थे, पहले मैं उसमें किराए पे रहता था और काफी वक्त तक उसमें रहा भी। तो सभी सरकारी कागज और रिश्तेदारों के खत आज भी उन्हीं के घर पे आते थे। अब शुरू में तो वो मेरे खत मुझे पहुंचा देते थे, लेकिन फिर जरा वो नाक मुंह बनाने लगे। मैंने 1-2 बार तकाजा कर दिया कि अंसारी साहब, वो अलीगढ़ से मामू का खत आया था आपके पास, आपने बताया ही नहीं, बताना चाहिए था आपको। बस साहब नाराज हो गए वो। अरे तो हम क्या तुम्हारे नौकर लगे हैं? और कोई काम धंधा नहीं क्या हमारे पास कि तुम्हारे डाकिया ही बन जाए? एक तो यहाँ इतने खत आते हैं तुम्हारे, आज इधर से खत आ रहा है, कल उधर से आ रहा है। तुम पता बदलवा क्यों नहीं लेते हो अपना? और ये तुम्हारे सब रिश्तेदार खाली बैठे रहते हैं क्या? अम्मा इतने खत कौन लिखता है? अंसारी साहब मुंह संभाल के बात कीजिएगा, हमारे रिश्तेदारों के बारे में कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। हमने कहा तो बात बिगड़ती चली गई। बात बिगड़ी तो हाथापाई तक आ गई। हमने भी उनकी दाढ़ी पकड़ ली, काफी मारपीट हो गई, दोनों के कुर्ते फट गए। इतने लट बजे कि उस दिन हम दोनों एक दूसरे का सर खोल देते। मगर उसी वक्त बेचारे शकूर साहब आ गए। यही शकूर साहब जिनका आज इंतकाल हुआ, वो आए और हम दोनों को छुड़ाया और समझा बुझाकर मामला खत्म किया। बल्कि मुझसे तो ये भी कहा, आप फिक्र न कीजिए, आपके खत मैं अंसारी साहब से इतवार ले लिया करूंगा और आपको पहुंचा दूंगा, मगर इस तरह कंजड़ों की तरह मोहल्ले में लड़िए मत भाई। हाय शकूर भाई बड़ा याद आ रहे थे। तो खैर मैं उनके घर पहुंचा। शकूर साहब के घर के बाहर जो लोग खड़े थे, मैं उनसे हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी नजर गई तो देखा अंसारी साहब वहीं बैठे हुए हैं।
सीधी पल्ले वाली टोपी लगाए हुए, अपनी शेरवानी की सिलवटें ठीक करते हुए अंसारी साहब मुंह घुमाए बैठे थे। मैंने सोचा कि ये सुबह सुबह शेरवानी कौन पहनता है यार, इनको क्या मालूम था क्या कि आज शकूर भाई का टिकट कटने वाला है जो इतना सजे धजे बैठे। खैर, अब ऐसा मौका था, मैंने उनकी तरफ भी हाथ बढ़ा दिया। उन्होंने भी बेमन से अपना हाथ मेरी तरफ कर दिया। मैंने हाथ मिलाया और खामोशी से उनके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मैं घर के अंदर गया। वहां देखा तो अजीब हाल था। चेहरे सबके रुआंसे थे, लेकिन आंसू किसी की आंख में नहीं था। वो शकूर साहब का बेटा अनवर, जो कभी कभार आते जाते मुझे सलाम करता था, बिस्तर पे उकड़ू बैठा तीली से दांत खोद रहा था। पास में बेंत वाली कुर्सी पर बैठे उनके समधी साहब आते जाते लोगों को उबासी लेकर देख रहे थे, और पास में जहां अगरबत्ती लगी थी वहीं बैठी शकूर साहब की बीवी उनकी बॉडी के पास हाथ वाला पंखा इतने मरियल हाथों से झल रही थी कि मुझे लग रहा था कहीं शकूर भाई उठकर पंखा अपने हाथ में ना ले ले। खैर, लेकिन असल में वो थक गई थी। मामला ये था कि जो भी आता था पहले तो सुबुकने की एक्टिंग करता था, फिर धीरे से बॉडी के पास जाकर पूछता था, अल्लाह कैसे हुआ ये सब। बस उसके बाद वो बेचारी रटा रटाया जवाब देती, कहती बस क्या बताए, शाम को कहने लगे चिकन 69 खाना है। हमने चिकन मंगा दिए, कहने लगे पीस जरा छोटे छोटे रखना, हमने कहा ठीक है। फिर कहने लगे उसमें थोड़ा कोयले से थोड़ा स्मोकी फ्लेवर कर देना, हमने कहा चलिए भाई ये भी कर देंगे। फिर हमसे कहने लगे अच्छा ऐसा करो उसमें थोड़ी ग्रेवी बढ़ा दो, हमने कहा ऐसा है तुम्हारा चिकन ना हो गया ताजमहल हो गया, जो बनाना है अपने आप बना लो। हमारे हाथ पैर पड़ने लगे, बनाने लगे हमको। चलिए खैर, हमने फिर भी बना दिया। कहने लगे चलो अच्छा तुम खाना निकाल के रखो, हम एक चक्कर लगा के आते हैं हवा खा के। बस बिटिया मोजा पहनने लगे, एक ही मोजा पहना था कि बस लुढ़क गया एक तरफ। बताइए चिकन 69 भी रखा हुआ है पूरा। हमने भी जाके वही बात पूछ ली और उन्होंने वही रटा रटाया जवाब हमें भी सुना दिया। फिर उसके बाद हमने भी वही कह दिया जो ऐसे में कहा जाता है। अब क्या कहा जाए भाई, सब ऊपर वाले की मर्जी है। खैर भाई तुम लोग हिम्मत रखो, और कोई ज़रूरत हो कोई काम हो तो बेशक मुझे बताना, अकेला मत समझना अपने आप को। हाँ, अरे हमसाए हैं हम, पड़ोसियों का मर्तबा रिश्तेदारों से ऊपर होता है। हाँ, वक्त ज़रूरत पर काम आता। चचा सुनिए। तभी उनके बेटे अनवर ने मेरी बात काटते हुए कहा, अब आप एक मदद कर दीजिए बस। हाँ हाँ बताओ बताओ, मैंने कहा। वो बोला वो कफन दफन का इंतजाम आप देख लीजिएगा। अब हम लोगों को कोई तजुर्बा नहीं है ना, आज तक कोई घर में मरा नहीं इससे पहले, आप जरा देख लीजिए कि कैसे। मैंने मन में सोचा जलील आदमी ऐसे कह रहा है जैसे हम हर जुमेरात को मर जाते हैं बाबा की मजार पे जलती अगरबत्ती की राख चाट कर। अरे कहने के लिए कह दिया था कि भाई कुछ काम हो तो बताना, इसका मतलब थोड़े सच में लेथन बन जाओ। अरे मगर मैं बस इतना ही कह पाया था कि तभी एक मोहतरमा रोती हुई कमरे में दाखिल हुई। वो शायद अनवर की फूफी थी। आते ही शकूर भाई की डेड बॉडी के पास बैठ गई और कुछ देर रोने के बाद फिर वही सवाल उनकी बीवी से पूछ लिया, अल्लाह कैसे हुआ ये सब। फूफी से शायद बनती नहीं थी शकूर साहब की बीवी की। उन्होंने जैसी सवाल पूछा, ये खड़ी हुई, पंखा एक तरफ फेंका और दूसरे कमरे में जाते हुए बोली, ये लेटे हैं, इन्हीं से पूछ लो। लेकिन कसम खुदा की मेरे चेहरे पर तो हवाइयां उड़ रही थी। अरे कफन दफन का काम मैंने तो कभी किया नहीं, क्या क्या उसमें होता है, कैसे मुर्दे को ये किया जाता है, नहलाया जाता है, और कफन कैसे बांधी जाती है, और सामान क्या क्या चाहिए होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। कैसे होगा ये सब। मैं बाहर रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया और मेरे बगल में अंसारी साहब थे। अच्छा, बाहर अभी यही सब बातें चल रही थी कि अरे साहब अब बस अब बहाना होता है, बस अब जिसकी आनी होती है भाई आ जाती है। दूसरे ने कहा, भैया आदमी चला जाता है सब यहीं रह जाता है। तभी अंसारी साहब, जिनसे मेरा पुराना झगड़ा था, जो बगल में बैठे हुए थे, वो खुद को बड़ा इंपॉर्टेंट दिखाते हुए बोले, हाँ भाई अब अभी परसों मिले थे चौराहे पर, और क्या। बोले भाई आप मोहल्ले में नए हैं लेकिन हैं सबसे नेक। अरे भाई मैंने शुक्रिया कहा भाई, और क्या कहता, लेकिन अब क्या मालूम था कि खैर अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। तभी अंदर से एक आवाज आई, अरे अंसारी अंकल जरा यहाँ आइए। आ रहा हूँ बेटा, एक मिनट। कहते हुए अंसारी साहब अंदर गए, लेकिन लौटे तो चेहरे पर उनके भी हवाइयां उड़ रही थी। अनवर ने उनसे कह दिया था कि वो मेरे साथ मिलकर ये काम निपटा दे, यानी ये काम अब मुझे और अंसारी साहब को मिलकर करना था। लिहाजा वो बाहर आए और भारी कदमों से बाहर आकर मेरे बगल वाली कुर्सी पर धम्म से बैठ गए। मैं चाहता तो ये था कि मैं उनके पैरों में गिर जाऊं और कह दूं कि भाई देखिए ऐसा है कि जो कुछ हुआ वो भूल चूक लेनी देनी में गया, अब आप ये मामला संभाल लीजिए।
क्योंकि मुझसे तो भाई होगा नहीं, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने ये कहा तो फिर वो जानबूझकर सारा काम मुझ पर डाल देंगे, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंट लगना था। मैं जरा तन कर और बैठ गया। अंसारी साहब शेरवानी और टोपी संभालते हुए बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए कसमसाए, जैसे बुजुर्ग लोग बैठते हुए कहते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर मेरी तरफ हिकारत से देखते हुए बोले, काम तो ले लिया आपने, हाँ हाँ भी कर लिया, मगर आता है कुछ? हाँ, अरे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है भाई, जरा सी ऊंच नीच हुई तो। सच बताऊं तो अंसारी साहब के बारे में मेरी राय उस दिन तक यही थी कि इबलीस को मैंने कभी देखा तो नहीं है, लेकिन उसकी शक्ल अगर कुछ कुछ बनाई जाए तो ऐसे ही होगी। अरे शैतान थे एक नंबर के, कहीं सड़क पे सांप दिखे या अंसारी साहब तो पहले अंसारी साहब की लाठी मारो, ये वाला मामला था। लेकिन उस दिन मैं उनकी बलाएं लेना चाहता था। शुक्र है कि उनको सब आता था, पता था कि कहाँ से कफन का कपड़ा मिलेगा, कहाँ से इत्र लोबान लाना है, मुर्दे को नहलाया कैसे जाता है, किस तरफ मुंह करके कफन का सफ़ेद वाला कपड़ा पहनाया जाता है, वगैरह वगैरह, उनको सब आता था। मैं अब बड़ा सुकून से था कि चलिए अब सब काम अंसारी साहब संभाल लेंगे। खैर 1-2 घंटे गुजर गए, सामान वगैरह की लिस्ट उन्होंने बना दी थी, कुछ मैं ले आया कुछ वो, फिर तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन घर के बाहर जितनी देर तक काम होता रहा, अंसारी साहब कुछ कुछ मुझे झिड़कते रहे। अरे कटवाया था कपड़ा कि नहीं कफन का, पैर के अंगूठे कैसे बांधेंगे भाई, हमारे दिमाग से पैदल वैदल हो क्या? तुमसे कब्र में छिड़कने वाला केवड़ा मंगाया था, तुम पुलाव में डालने वाला केवड़ा ले आए। मैं घिघियाया जा रहा था। अरे वो गलती से ले आए थे, वो वाला भी लाए, देखिए वो लाल वाली पन्नी में है, देखिए। मैं उनसे उलझना नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप अंसारी साहब जो जो कहते रहे मैं सुनता रहा। आज तो भाई इज्जत बचानी थी। तो बहरहाल काम चलता रहा और 3-4 घंटे में ठोक पीट कर मैयत भी तैयार हो गई। चलिए भाई बिस्मिल्लाह कीजिए, कब्रिस्तान चलने का वक्त हो गया। एक आवाज गूंजी तो सब लोग खड़े हो गए। अचानक घर के अंदर से औरतों के रोने पीटने की आवाजें तेज हो गई। कभी कभी लगता है कि ये कुछ लोग इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि जैसे मैयत जाएगी तभी दिल फाड़ के रोएंगे। खैर मैयत निकली तो शकूर भाई के घर से अजीब तरह की दिलखराश आवाजें आने लगी, रोने की, चीखने की। औरतें चीख रही थी, अरे रोक लो, कहाँ ले जा रहे हो मेरे मियाँ को, अरे रोको, अरे रोक लो, अरे रोको। लोग वाकई रुक गए तो वो फिर धीरे से बोली, नहीं नहीं जाओ, मतलब कह रहे थे जाओ, अच्छा जाओ। जनाजा गली से होता हुआ चला जा रहा था। अंसारी साहब वहां भी लोगों पर रौब छाड़ रहे थे। अरे भाई आगे से पकड़ के कंधा दीजिए, गिर जाएगा अगला ऊपर से, डोली नहीं है ये कोई, और धीरे चलिए। अरे समझ में नहीं आ रहा तुमको, ये कोई ओलंपिक की मशाल नहीं लिए भागे जा रहे हो, आराम से चलो। अभी कुछ ही दूर चले थे कि अंसारी साहब ने कुछ सोचा, और सोचते ही अचानक उनको एक धक्का सा लगा, जैसे कोई खौफनाक बात याद आ गई। चेहरा पीला पड़ गया, कंधा किसी और को पकड़ाया और खुद भीड़ में पीछे पीछे चलने लगे। उनकी रफ्तार कम हो गई, माथे पे पसीना था। मैं उन्हें भाप गया। क्या हुआ अंसारी साहब, मैंने पूछा तो बोले, अम्मा अल्लाह तौबा, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? यार वो कब्रिस्तान तो जा रहे हैं हम लोग, लेकिन कब्र तो बनी नहीं है। मैं चौंक गया। बोले हाँ यार, मैं भूल गया था कि कब्रिस्तान में कब्र भी बनवानी होती, बहुत सालों से किसी का कफन दफन किया नहीं असल में, तो याद नहीं रहा। अब तुमको भी तो याद दिलाना चाहिए था। मैंने कहा अरे मैं तो यूं ही अनाड़ी हूं इसमें, मैं तो बस वही करता जा रहा था जो आप कह रहे थे। वो बोले अरे अब अगर लोगों को पता चला कि कब्र अभी बनी नहीं है तो समझ लो बड़ी फजीहत हो जाएगी। मेरे हाथ के रोए खड़े होने लगे। लेकिन अंसारी साहब को यूं रियाता देखकर मजा भी आ रहा था कि कैसे तन के चलते थे, अब देखो कैसे भीगी बिल्ली बने। हाँ, वो बोले यार कुछ करो यार, बड़ी जगहसाई हो जाएगी यार। दिल तो कह रहा था कि कह दूं कि तू इसी जगहसाई के लायक है जलील आदमी, मेरे खत मुझको नहीं देता था ना, खानदान वालों को गालियां दी थी, अब देख बेटा। लेकिन दिक्कत ये थी कि हम दोनों एक ही नाव पर सवार थे। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। पूरा मोहल्ला हंसेगा, सालों तो याद रखा जाएगा, खानदान में फजीहत होगी अलग। लेकिन अब इन बातों का वक्त नहीं था, मुझे कुछ जल्दी से सोचना था। मैंने दिमाग के घोड़े गधे सब दौड़ा दिए, तभी मेरे दिमाग की एक बत्ती जली। मैंने बुलंद आवाज में कहा रुक जाइए भाई सब लोग। भाई देखिए, ये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जनाजा अभी कब्रिस्तान नहीं जाएगा। क्या? कुछ लोगों ने बदबुदाया। एक बोला कब्रिस्तान नहीं जाएगा तो क्या लॉन्ड्री जाएगा? अजीब आदमी, और कहना क्या चाहते हो भाई? अंसारी साहब मेरी तरफ हैरानी से देख रहे थे। मैंने गला खंखार के कहा देखिए ऐसा है कि शकूर साहब वली बाबा की मज़ार पर हर जुमेरात जाते थे
और वहां बैठकर पूरे मोहल्ले के लिए दुआएं करते थे, उनके सेहतयाब होने की दुआएं करते थे, उनके कारोबार में बरकत की दुआएं करते थे। और उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी मैयत को कुछ देर मजार की चौखट पर रखा जाए और फिर वहां से कब्रिस्तान जाए। अरे यार, किसी ने धीरे से कहा। फिर एक बोला, मगर भैया वो तो जुमेरात को ससुराल जाते थे अपने, एक बार हमसे भी कही रहे थे चलो। अंसारी साहब मेरा प्लान समझ गए थे, उन्होंने बात संभाली। अरे तो भाई मजार से होते हुए तो जाते थे ससुराल, इतना चौधरी क्यों बन रहे हो भाई, तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो, कंधा देने आए कि पूछताछ करने आए हो? लोगों ने 1 मिनट के लिए एक दूसरे को देखा, फिर आवाज आई, चलो भाई घुमा लो भाई घुमा लो, हाँ जरा संभाल के, हाँ आराम से। मैयत घुमा ली गई। अब चल दिए सब लोग मजार की तरफ। सब लोग जा रहे हैं मजार की तरफ, लेकिन अंसारी साहब भागे कब्रिस्तान की तरफ। उन्होंने मुझे इशारा किया कि तुम वहां पर होकर आओ, मैं तब तक कब्रिस्तान में जाकर कब्र बनवाता हूँ। मजार कुछ दूर थी, इसलिए पहुंचने में आधा घंटा तो लग ही जाना था और इतना ही वापसी में भी लगना था। हाँ भाई नीचे रख दो, हाँ 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 इधर घुमाओ, इधर आराम से, हाँ हाँ बिस्मिल्लाह। वली पीर की मजार पर शकूर भाई की मैयत रखी गई और बाकी लोग वहीं खड़े थे। भाई जनाजा यहाँ रखा है, आप में से जो लोग असर की नमाज पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, मैंने ऐलान किया, ताकि थोड़ा और वक्त मिले। अब नमाज के बारे में कोई क्या ही कहेगा। लोग चुपचाप वजू बनाने लगे। तभी मैं जल्दी से बाहर आया और मैंने फोन लगाया। अरे अंसारी साहब क्या पोजीशन है? मैंने पूछा तो उधर से आवाज आई, अम्मा यार अभी शुरू किया है, बस काम हो रहा है, 2 आदमी लगा दिए कब्र खोदने में, हम भी कूद गए उसी में, बस रोके रखना। हाँ हाँ। मैंने कहा अरे कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग रुकेंगे नहीं ज्यादा। अरे रोको यार, चाहे जैसे रोको। अरे तुम यार कुदाल सर पे ना मार देना, उधर खोदो। हाँ तो जितनी देर हो सकता है उतनी देर संभालो उन लोगों को, हाँ टाइम लगेगा थोड़ा सा, कहकर अंसारी साहब ने फोन रख दिया। खैर मैंने जैसे तैसे हो सकता था वहां पे थोड़ा वक्त बिताया, थोड़ा टाइम पास किया, लेकिन उसके बाद आखिरकार एक आदमी की आवाज आई, चलिए भाई नमाज तो हो गई, अब चला जाए। हाँ आइए भाई हाथ लगाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं दौड़ा, अरे रुकिए, अजीब आदमी आप, अरे इतनी जल्दी काहे की भाई? हाँ नीचे रखिए, उतारिए नीचे रखिए। फिर मैंने कहा अरे भाई मैं ये कह रहा था कि शकूर साहब को शायरी का बड़ा शौक था और उनके इस आखिरी सफर पर मुझे उनकी एक गजल याद आ रही, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ ना थोड़ा शायरी उनकी आखिरी हो जाए। अब सब मेरी तरफ देख रहे हैं। अब मैंने बोल तो दिया, लेकिन कुछ याद ही ना आए, न कोई गजल याद आए, न कोई शेर याद आए, बिल्कुल ब्लैंक हो गया मैं। फिर कुछ नहीं सूझा तो मैंने फर्जी मुस्कुराकर ऊपर की तरफ देखा। सब लोग ऊपर देखने लगे, क्या है ऊपर। फिर मैंने नीचे गर्दन की, सब लोग नीचे देखने लगे। फिर मैंने कहा, मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है कि मिलेगी मुझको। डूबती नब्ज में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए जब चांद उफक तक पहुंचे। दिन न भी पानी में हो, रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला, ना भी रात ना दिन। भाई साहब ये तो आनंद में थी, हैं? अंताक्षन पढ़ते इसको। आप करते शकूर भाई की गजल, शकूर भाई की पसंदीदा गजल कहा था मैंने। पूरी बात सुना कीजिए। इस बार अनवर यानी शकूर भाई का लड़का, उसने मेरी तरफ शक की नजर से देखा। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। खैर जितना वक्त खराब कर सकता था मैंने किया। कुछ लोग इरिटेट होने लगे। आखिरकार लोगों ने जनाजा उठा लिया और चलने लगे। मैं बस मन ही मन ये दुआ करता जा रहा था कि कब्र तैयार हो गई हो। बस हाफते हुए हम लोग कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचे। मैं हड़बड़ाया सा इधर उधर देखने लगा। नजर उधर गई तो देखा कि अंसारी साहब खुद कब्र में खड़े हुए हैं और 2 लोग और भी हैं। सबने कहा, अरे अंसारी साहब आप क्या कर रहे हैं कब्र में? एक साहब ने पूछा तो मुस्कुरा के बोले, अरे ये कब्र में मिट्टी ठीक से नहीं काटी थी इन लोगों ने, मैं सोचा ठीक करवा लूं, बस तैयार हो गई है, 10 मिनट में रेडी है। लोगों ने एक बार शक की नजर से तो देखा, लेकिन क्योंकि कब्र 80% ही बन चुकी थी इसलिए किसी ने शक नहीं किया। मेरी सांस में सांस आई, अल्लाह अल्लाह करके दफन किया गया और ये किस्सा यहीं खत्म हुआ। लेकिन हाँ, एक वो दिन था और एक आज का दिन है। अंसारी साहब से अब मेरे ताल्लुकात ठीक हो गए हैं। हर तीसरे दिन मेरे दरवाजे में खुद आते हैं और मेरे खत और बिजली के बिल वगैरह देकर जाते हैं। मैं जब भी शकूर साहब के घर के सामने से निकलता हूँ तो मन ही मन उन्हें बड़ा याद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जाते जाते भी अपना वादा निभाया और मेरी और अंसारी साहब की दोस्ती करवा ही गए। शुक्रिया शकूर भाई। तो दोस्तों ये थी कहानी शकूर भाई नहीं रहे। इसे लिखा है मैंने। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप एक छोटा सा काम मेरा कीजिए। स्पॉटिफाई पर अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिए। एक फॉलो का बटन आपको दिखेगा जहां पर शो है,
और साथ ही साथ आप हमें रेटिंग्स भी दें, जितने भी स्टार आप देना चाहते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। और अगर आप मुझसे कुछ कहना सुनना चाहते हैं तो मेल कीजिए radio@aajtak.com पर। इस कहानी का साउंड डिजाइन किया है सचिन द्विवेदी ने। अगले इतवार आपसे फिर होगी मुलाकात। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।